हेलो एवरीवन, आई एम संदेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता, आज हम लोग कृषि वनस्पति विज्ञान 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे जाके। तो इसमें आपको बिल्कुल सटीक से क्वेश्चन को लिखना होता रहा कि क्या निम्न में से कौन सी कांदिल जड़ है। तो कांदिल जड़ हमारी कौन सी है? शकरकंद। शकरकंद प्रधान आरोपी पाए जाते हैं लौकी। किधर? लौकी। लौकी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लेजिनेरिया सिसनेरिया। चाहे बॉटनी हो या एग्रोनॉमी हो, बॉटनिकल नेम आ जाते हैं। ठीक। राइजोम प्रकंद का उदाहरण है अदरक। अदरक किसका है? राइजोम का उदाहरण है। सदा हरित पत्तियां पाई जाती हैं पाइनस में। किसमें? पाइनस में। उसके बाद समांतर विन्यास किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। समांतर विन्यास किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। उसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन, एकल फल या इसी को कहते हैं सिंप्रुट फूल किसे कहते हैं? इस प्रकार का फूल केवल एक अंडाशय से उसके सहायक भागों सहित और उसके बिना विकसित होता है। उसके बिना विकसित होता है। एक बीजपत्री पौधों की पत्ती में रंध्र किस तरफ होते हैं? तो एक बीजपत्री की पौधों की पत्ती में रंध्र दोनों सतह पर होते हैं। अभी जब आपको जाइलम फ्लोएम बताएंगे तो दोनों सतह पर पाए जाते हैं। मूसला जड़ों का रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? तो जड़ों का मुख्य कार्य स्थिरीकरण और अवशोषण होता है। हमने क्या बताया? जड़ों का स्थिरीकरण का मतलब है किसी चीज को एब्जर्व करना होता है। परंतु कुछ पौधे में मूसला जड़ खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं। मतलब जैसे मूली होती है, इसमें खाद्य पदार्थों का क्या संचय मतलब संग्रहण हो जाता है। ये मोटी मांसल हो जाती हैं, उनकी आकृति भी बदल जाती है। उदाहरण में मूली। मूली का वर्टिकल नेम क्या होता है? रेफेनस सटाइवस होता है। पौधों में मेरिस्टोम कहाँ पर स्थित होता है? तो पौधों के शरीर पर स्थित के आधार पर मेरिस्टोम पौधों में 3 जगह पर होता है: शीर्षस्थ पर, पश्चात पर और विभजोतक पर। ओके। एधा के कार्य लिखे। तो एधा की कोशिकाओं में केंद्रक अनेक रसधानियां होती हैं। इनकी परतें संवाहत रूप से अव्यवस्थित होती हैं। कौन से रूप में? संवाहत रूप में अव्यवस्थित होती हैं और उनके बीच में आंतरिक कोशिका स्थान नहीं होती है। एधा द्वितीयक वृद्धि करने के कार्य में सहायता करता है। एधा द्वितीयक वृद्धि करने में कार्य में सहायक करता है। अब उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाइए। तो प्रोकैरियोटिक आपको कोशिका का चित्र बनाना है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। रखे पहले हमारा क्या हरित लवक होता है। हरित लवक के 3 टाइप होता है: हरित लवक, वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक होता है। जो हमारे जैसे टमाटर का लाल रंग किसे? लाइकोपिन के कारण होता है। ये लवक के पार्ट ही होते हैं। अगला है गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम लिखे। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम और कुल क्या होता है हमारा? ग्रेमिनिया पोएसी होता रखे है। आवृत बीजी वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आवृत बीजी वर्ग को कितने 6 उप वर्गों में बांटा गया है। जैसे क्रोसीफेरी हो गया, लुग्मिनेसी हो गया रखे, ग्रेमनी हो गया, पोएसी हो गया रखे। तो आपको टोटल पता होना चाहिए कितने वर्गों में बांटा गया? 6 वर्गों में बांटा गया रखे है। ठीक। तो क्रोसीफेरी हो गया रखे, मालवेसी, लुग्मिनेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, ग्रेमनी एपोसी। इनके नए नए नाम भी आ गए हैं, तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। उसके बाद पौधों में जल, उसके बाद पौधों में जल का हस्तांतरण जड़ में पत्ती किस भाग द्वारा होता है? तो जो हमारे लवक पाया जाता है कौन? जाइलम के द्वारा। जाइलम क्या करता है? जड़ को जल जो होता है जड़ से पत्ती की तरफ जाता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता रखे हैं। जाइलम और फ्लोएम द्वारा खनिज पदार्थ होता रखे हैं। आप इसको एक बार देख लेना किसके द्वारा होता रखे। अभी इसके बारे में हम जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आप वहां पे यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, तो वहां पे आपका डिस्क्राइब हो जाएगा रखे। फिर बिंदु स्त्राव किसे है? बिंदु स्त्राव। तो बिंदु स्त्राव का मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछे क्या पूछे? बिंदु स्त्राव पूछे, तो यह क्रिया यह क्रिया जल रंध्रों के द्वारा होती है। बिंदु स्त्राव को क्या कहते हैं? यह क्रिया जल रंध्रों के द्वारा होती है। जल रंध्र अनेक पौधों की पत्तियों और सिराओं और उनकी शाखाओं के अंतिम सिरों के पर उपस्थित होते हैं। किस पे? अंतिम सिरों पर ही उपस्थित होते हैं। इन रंध्रों की रचना निष्क्रिय द्वार कोशिकाओं से हो सकती है। इनमें बीच में उपस्थित छिद्र एक गुहिका में खुलता है। क्या होता है? गुहिका में खुलता है। आप 2 नंबर में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा लिखना होता है। और बिंदु स्त्राव होता किसमें है? टमाटर में, कचालू में। ठीक। और आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए रखे, क्योंकि इतना लिखने में आपको 2 नंबर में बहुत सा टाइम लग जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जल परागण। तो परागण का मतलब होता है
कि पोलन ग्रेन्स किसी पौधे पर होना। अब जल द्वारा का मतलब किसी पुष्प के पोलन ग्रेन्स जमीन में गिर जाते हैं तो पानी द्वारा बहकर किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। कीट द्वारा परागण होता है तो कीटों के द्वारा होता है। मधुमक्खियां क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को, मधुमक्खियां देखे होगी सरसों के खेत पे या किसी सब्जी वर्गी खेत में बैठती हैं तो वहां से क्या है, नेक्टर इकट्ठा करते हैं। नेक्टर का मतलब शहद, तो दूसरे पौधे पर रखे हैं, दूसरे पौधे से इकट्ठा करती हैं तो वहां से वो पॉलन भी एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंच जाते हैं। अगला है बाष्पो उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए, यह कितने प्रकार का होता है, इसके महत्व पर भी प्रकाश डालिए जाके। तो बाष्पो उत्सर्जन जो होता है वो इसका क्या होता है, इसके प्रकार बताइए जाके। तो इसका महत्व सबसे पहले हमें तो पता होनी चाहिए जाके। ओके देखो, पौधों की वायवीय भागों में होने वाली जल हानि को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब उसके बाहरी पत्ती के द्वारा जो जल का उड़ जाना, पत्ती पर क्या होता है, रंध्र पाया जाता है, उसके द्वारा उड़ जाना क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो क्या बताओगे, पौधों के वायवीय भागों से होने वाले जल की हानि को ही क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन को नापने के लिए पोटोमीटर, किसका, पोटोमीटर का यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब उसी में था बाष्पोत्सर्जन के प्रकार बताइए। तो बाष्पोत्सर्जन जो प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन होता है, उपचर्मी बाष्पोत्सर्जन होता है और वातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन होता है। तो पौधों के हरे शाखी भागों पर उपस्थित छिद्रों द्वारा, जिन्हें द्वार कोशिका द्वारा खुल जाता है, क्या कहता है, द्वार कोशिका द्वारा खोला या बंद किया जाता है। जिन्हें प्रणरंध्र होते हैं, जो पत्ती कहता होता है शाम की तरफ बंद हो जाती है, खुल जाती, और बंद होगी हम क्या कहते हैं कि PMA का एक रसायन आता है, और PMA का हम छिड़काव कर देंगे तो रंध्र जल्दी बंद हो जाएंगे। अगर रंध्र जल्दी बंद हो जाएंगे तो बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, या एक्रोलिन का छिड़काव कर सकते हैं। फिर उपचर्मी बाष्पोत्सर्जन क्या है, जल वाष्प की हानि पत्तियों की अधस्तरीय कोशिकाओं के उपचर्म से प्रत्यक्ष बाष्पीकरण के द्वारा होती है, उसे क्या कहते हैं, उपचर्मी बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अभी सुनेंगे सबसे, इसलिए शांति सुनो। क्या पता है, जल वाष्प की हानि पत्तियों की अधस्तरीय कोशिकाओं के उपचर्म के प्रत्यक्ष बाष्पीकरण द्वारा होती है। किसके द्वारा, बाष्पीकरण द्वारा होती है, उसे क्या कहते हैं, उपचर्मी बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है, फल और कष्टी तनों में वातरंध्रों से कुछ जल वाष्प की होती है, किसके द्वारा, कुछ जल वाष्प की हानि होती है, उसे कहते हैं वातरंध्रीय जल वाष्प कहते हैं। उसके बाद हमारा बाष्पोत्सर्जन के महत्व बताइए। तो जड़ों द्वारा अत्यधिक मात्रा में अवशोषित जल इस क्रिया के द्वारा वातावरण में बाष्पित हो जाता है। मतलब अगर आपकी पत्तियों में अधिक पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या करेगा ना, कि उड़ जाएगा, कि इससे हमारे पौधे पे कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने देखा बरसात के दिन में पेड़ के पास में अगर पानी भर गया है और वो पानी ना वहाँ से खाली हो तो पत्तियाँ नीचे, इसकी जड़ें गलने लगेंगी, फिर भोजन का संचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। बाष्पोत्सर्जन के कारण ही एक प्रकार के बाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जो पौधों के लिए अनेक प्रकार के उपयोगी होता है। जैसे यह खिंचाव रसारोहण में सहायता करता है, किसके लिए, रसारोहण। अधिक जल अवशोषण के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। अधिक जल अवशोषित होने से अधिक मात्रा में खनिज लवण पौधे से प्राप्त होते रखे। बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे का ताप समान बना देता है। अगर टेम्परेचर सेम नहीं बने रहेगा तो पौधा क्या, झुलस जाएगा, मर जाएगा रखे। बाष्पोत्सर्जन से जल और खनिज लवणों के परिसंचरण में सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन है परागण। क्या होता है, परागण से आप क्या समझते हैं, और इसके एक पौधे का नाम लिखिए जिनमें परपरागण होता है। जिनमें क्या होता है, परपरागण होता है, उस पौधे का भी नाम लिखिए। तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन परागण से आते हैं। परागण हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 22, 23 सभी में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए हमारा परागण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या पूछा गया कि परागण क्या होता है, तो देखना कि किसी पुष्प के परागकणों, क्या किसी पुष्प के परागकण हो, उसी पुष्प के या उसी जात के, एक पौधा ये हो गया, दूसरा पौधा ये हो गया रखे, तो इस पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के या उसी जात के किसी पौधे पर पॉलिन ग्रेन्स, उसकी स्टिग्मा पर पहुंचना, परागकण को कहते हैं इंग्लिश में पॉलिन ग्रेन्स।
तो उसी को कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं। यह परागण मुख्यतः दो प्रकार के से होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो स्वपरागण मतलब परागकण उसी पौधे की वृत्तिका पर पहुंचेंगे जाके, और परपरागण में दूसरे पौधे की वृत्तिका पर पहुंचेंगे जाके। तो देखो, एक पुष्प के परागकण उसी जाति की स्टिग्मा मतलब वृत्तिका पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। परपरागण में क्या होता है कि जब पुष्प परागण किसी दूसरे जाति के या दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। जब परागण के बहुत सारे साधन, वायु द्वारा का मतलब होता है हवा चलती है तो परागण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं वायु द्वारा। कीट द्वारा, कीट मधुमक्खी वगैरह के कीट एक स्थान से तो वायु परागण की विशेषता कहता है या पुष्प रंगीन, स्वाधीन, मकरगंधी होते हैं, पुष्प छोटे और आकर्षक होते हैं, पुष्प पत्तियों में खिलते हैं। परागण के समय पुष्पों में पतंतु लंबा होकर पराग कोश को बाहर ले जाता है। वृत्तिकाग्र फैले हुए चपटे रोमल होते हैं। परागण हल्के छोटे जलरंध्रों के रोमुक्त होते हैं। एक इसमें होता मक्का में, जौ में, गेहूं में। जल द्वारा परागण, अभी आपको बताते हैं जल द्वारा परागण। जल में या तो जल के पास में पाए जाने वाले पौधों में पुष्पों में परागण जल द्वारा ही होता है। ये क्या होता है, पुष्प मकरहीन गंधहीन होते हैं। कैसे होते हैं, मकरहीन गंधहीन होते हैं। उसके बाद क्या, पुष्प एकलिंगी होते हैं। पौधे जल में जल के पास होते हैं, प्राय पुष्प एकलिंगी होते हैं। इनमें पुष्प में वृत्तिकाग्र चौड़ा, चपटा, प्लेट आकार का होता है और परागकण चिकने, हल्के होते हैं। आपको 2-3 विशेषताएं याद होंगी तब भी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिसर्च कर लोगे। उसके बाद हमारा क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोसिस को हम लोग सूत्री विभाजन कहते हैं। तो सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, फार्म और मुरे ने की थी। किसने की थी, सूत्री विभाजन हमेशा कौन सी कोशिका में होता है, तो सूत्री विभाजन हमेशा कायिक कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिका में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। तो कायिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन होता है। विभाजन से पूर्व की अवस्था में इंटरफेस कहते हैं। विभाजन की पहले की अवस्था को क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है और इसमें लगभग 90 से 95% समय लगता है। उसके बाद अवस्थाएं हैं, तो अवस्थाएं आपसे पूछी नहीं गई, दोनों बार जो क्वेश्चन आया है महत्व से ही आया है, तो हम लोग महत्व को ही डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, एक कोश की युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है, एक कोश की युग्मनज के से समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर का निर्माण होता है। जीवधारियों में मरम्मत तथा वृद्धि समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। निम्न श्रेणी में प्राणियों में अलैंगिक जनन समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। आपको इतना महत्व पता होनी चाहिए रखे, और आप इसके बारे में सब चीजें लिख दोगे रखे तो आपको पूरा पता हो जाएगा रखे। तब भी हम एक चीज आपको बताते हैं कि इसकी सूत्री विभाजन की कितनी अवस्था होती है, 5 होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आप हिंदी में पढ़ने की कोशिश मत करना क्योंकि हिंदी में याद नहीं होती। देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक, प्रोफेज क्या होती समझो, इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, जाल के रूप में बटे होते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया भी, आप वहां से पढ़ोगे, आपको बुक से समझ में नहीं आएगा रखिए, क्योंकि आपको डायग्राम नहीं समझ में, फिर डायग्राम कैसे है आपको, है ना। गुणसूत्र स्पष्ट होने लगते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से बना होता है। दोनों सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। केंद्रक कला और केंद्रक धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा क्या है, द्वितीय के केंद्रक किसे कहते हैं, क्या द्वितीय के केंद्रक किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होता है, भ्रूण कोश एम्ब्रायोसिस के विपरीत ध्रुवों पर, क्या भ्रूण कोश के विपरीत ध्रुवों पर स्थिर 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक भ्रूण कोश के केंद्र की ओर खिसक कर, क्या होता है, खिसक कर मध्य में परस्पर एक दूसरे से संयुक्त होकर दुगुणित हो जाते हैं। क्या होते हैं, दुगुणित हो जाते हैं। इसमें त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। क्या होता है, त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष के विपरीत ध्रुवों पर स्थित 4 केंद्रकों में एक केंद्रक भ्रूणपोष के केंद्र की ओर खिसक कर मध्य में परस्पर एक दूसरे के संयुक्त होकर दुगुणित केंद्रक बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो द्वितीय केंद्रक लिख के आएगा, एम्ब्रायोसिस लिख के आएगा रखिए। और निषेचन के फलस्वरूप त्रिगुणित भ्रूणकोश बनता है, मतलब ट्रिप्लाइड भ्रूणकोश बनता है। भ्रूणकोश को कहते हैं एंडोस्पर्म बनता है।
यहाँ से द्विनिषेचन की बहुत परिभाषा है। तो द्विनिषेचन की खोज SG नवासीन ने की थी। जब आपको हम 2022 का पेपर कराएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद क्या हमारा पौधों में खनिज पदार्थों में परिवहन और शर्कराओं का हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22 में 23 में हर तरीके से क्वेश्चन ये आया हुआ है। आप लोग देख सकते हो कितने प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया। पौधों में जल का हस्तांतरण की क्रिया बताइए रखे, खाद संचय कैसे होता रखे हैं, और 23 में क्या है पौधों में खनिज पदार्थों का। क्वेश्चन एक ही है, तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। अब यही क्वेश्चन को आपको हम 23 में बता रहे हैं, फिर आपको 22 का जब पेपर कराएंगे फिर से हम डिफाइन करेंगे, फिर 20 का कराएंगे 20 में डिफाइन करेंगे, तो आपको ज्यादातर चीजें सब चीजें याद हो जाएंगी। रखिए ठीक। खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण, तो देख रहे हैं कि यहाँ से शर्करा का निष्कासन हो रहा है, किसमें, इसमें जा रही है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों में इन खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण तरल अवस्था में जड़ की ओर होता है। किसकी ओर होता है, जड़ की ओर होता है। मज्जा रश्मियों द्वारा कुछ भोज्य पदार्थों का पार्श्विक दिशा में वितरित कर दिया जाता है। प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट देखा गया है। ये क्या आपकी क्रिया होगी, जाके आपको एक बार इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको चीजें डिफाइन हो जाएंगी जाके। उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, संचय क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का जड़ में होता, तना में होता। जड़ में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का संचय करती है, शकरकंद करती है। तना का आलू अरबी क्वेश्चन ये होता है, आलू क्या है, एक तना है। शकरकंद क्या है, जड़ा है। काई कलिका पत्ता गोभी होता है। पुष्प फूल गोभी में होता है। कलिका मक्का में होता है। शर्करा का हस्तांतरण कौन करता है, जड़। जड़ का मतलब चुकंदर होता रखे। ठीक, तना गन्ना होता है। शर्करा मतलब किसको कहते हैं, शुगर को कहते हैं। शुगर मतलब चीनी को कह देते हैं। विदेशों में चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। हमारे इंडिया में तो चुकंदर से चीनी नहीं बनाई जाती। विदेशों में ब्राजील ऐसा देश है जहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। उसके बाद हमारा क्या, ल्यूमिनेसी कुल के विभेदक लक्षण लिखिए। क्या, ल्यूमिनेसी कुल के विभेदक लक्षण लिखिए जाके। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ये चीज आपको पहले से ही पता होनी चाहिए जाके, तभी आप क्वेश्चन को समझ पे आगे जाके। तो कितने 3 उपकलमों में बांटा गया है, आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, आपको जो चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाए। तो रेमनेसी कुल का होता है रेमिस, जो 3 कुल में बांटा गया है। पेपलियोनोटी होता है, सिजेल पियोडी होता है, मोसोसियोडिसी होता है। ये नाम ही इतने कठिन होते, बोलने में कठिनाई होती सभी को, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि तभी आप चीज़ों को इनको समझ में आएगा। उसके बाद ये सूत्र होता है क्या है, ये जो सूत्र होते हैं इनके भी टाइप्स होते हैं। इसका कहते हैं केलिक्स, केरोला, इंडोसियम, गाइनोसियम। ये आपको पता होनी चाहिए कि तभी आप जान पाओगे रखे। इसकी हमें एक विस्तृत क्या आपको क्लास देंगे जाके बोर्ड पे, तो आपको चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी जाके कि आप इसमें केलिक्स क्या होता है, केरुला क्या होता है, इंडोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि दाल वाले पौधों के 5 वैज्ञानिक नाम लिखिए, लकड़ी प्रदान करने वाले 5 वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो दाल में मटर, चना, अरहर, मूंग होता है। मटर का पाइसम सटाइवम, चना का सिसर एरिटिनम, अरहर का कैजनस कैनार, मूंग का पाइसोस एर्नेसिस, उड़द का हो रहा है पेसुलियस मूंग होता है। ठीक, आपको इसी प्रकार से इसके लकड़ी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे जाके। उसके बाद हमारा क्या, फलों का और बीजों पर निबंध लिखिए। क्या, फलों और बीजों पर हमारा क्या लिखना है, हमें निबंध लिखना है। तो निबंध का मतलब होता है जब भी आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब करना है। क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसकी फलवित सरल और गूदेदार होती है। यह 3 परतों से बनाता है, मध्य बाफलवित, मध्य फलवित, अंताफलवित होता है। अब अष्टफल होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन प्रकार भी आता है कि अष्टफल कौन सा होता है कि अष्टफल। तो अरंडी और बोवंडी एक संयुक्त अंडाशय होता है। अब अष्टफल के उदाहरण क्या क्या होता है आप समझो। आम कौन सा फल है, क्या बताओगे, अष्टफल होता है। आड़ू, बादाम, अखरोट, नारियल है, क्या अष्टफल है। अष्टफल का मतलब है हम ना तो ऊपर का हिस्सा खाते हैं आम का, ना अंदर का खाते हैं। कौन सा खाता है, बीज का। भाई बक्कल को भी नहीं खाते, गुठली को भी नहीं खाते। तो अष्टफल किसको कहते हैं, जिसका बीज का हिस्सा खाया जाता है। तो आप ऐसे, बेरी क्या होता है, बेरी का मतलब होता है बीज कि ऊपर का हिस्सा नहीं खाया जाता, बीज का पूरा खाया जाता है। और ऐसे भी याद रखो रखे कि ऐसा बेरी में क्या आप प्रकार रखोगे रखे, बेरी में जैसे केला हो गया, टमाटर हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, बैगन। यहाँ से आप इसकी ट्रिक है, बेरी का मतलब ट्रिक होता है जिसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। यहाँ पे आप केला का ऑप्शन मत रखना। जो टमाटर में बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, पपीता में बहुत सारे बीज पाते हैं, अमरूद में बहुत सारे बीज पाते हैं, बैगन में। तो जिसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं उसको हम लोग बेरी के कुल में कहते हैं। पपीते के बीज कौन था,
इसका पाए जाते हैं, हमने कहा, हमने खाने की बात नहीं। चुप रहो। पीपो, पीपो क्या होता है? लौकी, खीरा, खरबूजा, तरबूज आदि क्या होते हैं? मध्य फलवित खाए जाते हैं। यह इसकी कौन सी खाई जाती है? मध्य फलवित खाई जाती है, मतलब बीज का हिस्सा खा जाता है। और हिस्से पर पोम हो गया, पोम में खाने हो गए सेब, नाशपाती, ठीक, आधे। वेलिस्टा हो गया, वेलिस्टा के आपको प्रकार पता होनी चाहिए कि आप अंदर कुछ भी लिखोगे थोड़ा बहुत चले जाता है ना। उसके बाद एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का सचित वर्णन करिए जाके। तो आंतरिक संरचना हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे जाके क्वेश्चन को, बना क्वेश्चन को हो नहीं पाएगा जाके। तो एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना कौन सी होती है? आपको डायग्राम पता होनी चाहिए। देखो आपको कैसा भी बॉटनी में आपके डायग्राम एक भी नहीं छूटने चाहिए। अगर आपके डायग्राम नहीं छूटेंगे तो आप क्वेश्चन में आपको पूरे नंबर मिलने के जाए। तो डायग्राम देख लो जाके, ये भ्रण ऊतक होता है, मंडल ऊतक होता है, फ्लोएम होता है। तो आप इसको बनाना सीख लोगे जाके तो आपको चीजें पूरी पता चल जाएंगी। फिर क्या है? अधोष्ठा क्या होता है? ये दृढ़ ऊतक से बनी 3 से 4 परत मोटी रचना होती है जो नीचे स्थित होती है। भ्रण ऊतक में क्या मृदूतक से बना होता है, संवहन मंडल बिखरे होते हैं। फिर इसमें क्या अनियमित रूप से भ्रण ऊतक में बिखरे होते हैं, केंद्रक की ओर बड़े, परिध की ओर छोटे होते रहते हैं। इसमें जाइलम बी और वाई के क्रम में लगे, किसके क्रम में? बी और वाई के क्रम में लगी होती है। अगला हमारा फूलों का आर्थिक महत्व है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट का भी हमने आपको बता दिया था क्या होता है, किसका किसका कार्बोहाइड्रेट में संचय हो जाता रखे थे। उसके बाद द्विबीजपत्री तने का सचित वर्णन कर रखे, केंद्र का कार्य लिख रहे, क्षेत्रीय उद्यान का महत्व लिखे रखे। तो क्षेत्रीय उद्यान का महत्व अगर आपसे कोई पूछेगा रखे तो आप क्या बताओगे? अच्छे तरीके से आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है और आपको प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। और प्रेजेंटेशन आप अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे जाके। प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तो क्या होता है, इनमें आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से जीवित पौधों में उद्यान का बहुत महत्व है। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल जहाँ पर भी हम क्या करें, फूलों को लगा दें तो सुंदर हरे भरे दिखने लगते हैं। इससे में क्या वहाँ पे बैठने का मन करता है, आकर्षक होता है। तभी देखो शहरों में क्या होता है कि शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे गार्डन में टहलने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हमें मनोरंजन मिलता रखे। महत्व क्या होता है कि इससे में क्या होता है कि पैसे भी मिलती हैं, वातावरण का शुद्धिकरण होता है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायक होते रखे। भारतवर्ष में रॉयल बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में स्थापित है, जो इंडिया बोटेनिकल गार्डन से सबसे बढ़िया होता है। कौन सा? रॉयल, मतलब फेमस है। उसके बाद है क्रोसीफेरी कुल का आर्थिक महत्व लिखे। क्रोसीफेरी कुल का आर्थिक महत्व लिखे। तो आपको आर्थिक महत्व बताने के लिए क्या बताओगे रखे? सरसों पत्तियां सब्जी के रूप में खाई जाती हैं, सलजम मालसल जड़ें खाई जाते हैं, मूली भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। और आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।